तो सिद्ध मैं मंगवा लेता, वो तफसील मंगवा लेता, लेकिन हमने कोई सिंगल एग्जम्पशन किसी को नहीं दी। वहां हमारी डिमांड्स आती थी कि एक्स इंस्टीट्यूशन को दे दे, वाई इंस्टीट्यूशन को दे दे, वी डिडंट गिव एनी। क्योंकि देखें, इफ यू आर इन बिजनेस तो आप बिजनेस करें, आप मुनाफा बनाए, उसे टैक्स दें। अगर आम अब तो मार्केट इकोनॉमी की जो आप बात कर रहे हैं, तो इट इज ओनली फेयर कि जी अगर आपका कंपेटिटर दे रहा है उस बिजनेस पे कोई अमाउंट, हम मसलन ये जीएसटी लेते थे फर्टिलाइजर से, तो हम उनसे भी लेते थे। हमने यानी वी ट्राई टू जस्ट हैव एज मच लेवल प्लेइंग फील्ड एज पॉसिबल। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि कोई अभी को रह गई है आपके 5 साल टर्नओवर में, तो मैं फ्रेंकली ऑफ हैंड मुझे नहीं याद, बट वी कैन डू अनदर प्रोग्राम। आपको कोई सॉरी, आपको कोई रेजिस्टेंस महसूस होता था जब आप जो टैक्स लॉज अप्लाई करने की कोशिश करते थे तमाम इदारों के ऊपर, तो कोई मज़ामत भी होती थी? मुझे टैक्स लॉज में नहीं, मुझे बड़ी चीजों में मुजामत आती थी, और वो मुजामतें अब मेरा ख्याल है पूरे कौम को पता चल चुकी है। मैं फिस्कल डिसिप्लिन इम्पोज करता था। अगर मैं एज फाइनेंस मिनिस्टर अपने पहले बजट में प्राइम मिनिस्टर के 43 बिलियन जो पिछला प्राइम मिनिस्टर था डिस्क्रिशनरी फंड को जीरो किया, अगर मैंने फेडरल मिनिस्टर के डिस्क्रिशनरी फंड को जीरो किया, तो आई थिंक हर अदारे को एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि मैं फिजिकल डिसिप्लिन इम्पोज करूंगा, और मैंने किया एट द कॉस्ट ऑफ सफरिंग। ये जो मेरा 20 साल का जो टैक्स रिटर्न का जो है ना जी, जो मिली नहीं, मिसिंग है जेटी, फेमस इन फेमस जेटी, वो यही वजह है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है मतीउल्लाह जान साहब। मैंने जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जो फिजिकल डिसिप्लिन जो मैंने इम्पोज करना था, दैट वाज अक्रॉस द बोर्ड। अगर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आई थिंक कि अगर ये ड्रामा ना किया जाता तो आज शायद उनको इन रूटीन जितना हमने 550 अरब की इंक्रीज की थी बजट में, सिक्योरिटी बजट में इन 5 years, एंड वी फाइनेंस जरबे अजब एंड फाइनेंस रद्दुल फसाद, वी डिडंट बैग ए पेनी फ्रॉम दूसरे मुल्कों से, तो वो मैं समझता हूँ कि आज उनको करीबन 50% उसमें इंक्रीज आ चुकी होती। अगर मुल्क उसी तरह अगर आज आप वजीर खजाना होते और मुल्क इस मुआशी सूरत हाल से दो चार होता, तो क्या आप दिफाई बजट में कमी करते? मैं अल्लाह के फजल से वजीर खजाना होता, ये अल्लाह ताला के फजल करम से, तो आज पाकिस्तान 7% ग्रोथ पे होता, आज पाकिस्तान लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे होता, आज पाकिस्तान का रुपया स्टेबल होता और 115-120 रुपए से ज्यादा ना होता, आज पाकिस्तान में बेरोजगारी ना होती, आज पाकिस्तान में 75 लाख लोग गुर्बत की लकीर के नीचे ऐड ना किए जा चुके होते। ये बड़ी तल्ख बातें हैं। तो मैं कोई भी हो, अगर हमारी सॉरी, इन हालात में आप क्या करते हैं? क्या दिफाई बजट में जो मौजूदा हालात हैं, क्या ये मतकाजी हैं दिफाई बजट में? मौजूदा हालात, मतीउल्लाह साहब, दो चीजें हैं। मौजूदा हालात तो आने नहीं चाहिए थे, मैं तो आपसे वो आर्गू कर रहा हूँ, लेकिन क्या नहीं हो गया। तो आज हमें हैंड ओवर करें, विल फिक्स द इकोनॉमी। आप मेरी बात सुने क्या, मैं लेट मी रिमाइंड यू मतीउल्लाह जान साहब, यू आर ए फेयर पर्सन। 2013 में पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या दुनिया ने डिक्लेयर किया था? मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबल कंट्री। 2013 में पाकिस्तान को क्या डिक्लेयर किया था? पाकिस्तान विल डिफॉल्ट विद इन 6 to 7 months। मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ फैक्चुअल हिस्ट्री। 2013 कोई भी हुकूमत आती, अल्लाह के फल से हमने हैंडल किया एंड रेटिंग चेंज हुई है। दुनिया में पहली दफा G20 की हमें मिलकर चाहिए था, ऑल पोलिटिकल फोर्सेस शुड हैव जॉइंड हैंड टुगेदर, और तमाम अदारों को मिलकर करना चाहिए था कि 20-30 की बजाय हम 20-25 जितनी जल्दी पाकिस्तान को G20 का मेंबर बनाए। तो ये जो हाइपोथेटिकल है ना जी, ये प्रॉब्लम है कि तवाई कोई और करे, और उसकी ये मैं आपको बता दूं, मुआशी धमाके भी याद कर रहे हैं, तवाई कोई और करे और फिर हम उसको आगे ठीक करें, फिर दोबारा जब वो ठीक होने लगे तो आपकी टांगे खींच ली जाए, तो ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान को चलने नहीं। अब ये कुछ चीजें देखें, हमाद अजहर साहब ने कुछ पॉजिटिव चीजें भी बताई हैं हुकूमत की, कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं उनमें काफी बेहतरी आई है, और साथ ही उनके लार्ज स्केल एक एक करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक एक करके चलते हैं जी, कैन वी वन बाय वन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इफ यू एक्सक्लूड 2 बिलियन सऊदी अरेबिया के, इफ यू एक्सक्लूड 2 बिलियन अपना यूएई के, इफ यू एक्सक्लूड जो चाइनीज स्वैप के अमाउंट्स हैं, ये पहली दफा है कि 2-4 बिलियन डिपॉजिट जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बुक नहीं किए हुए, वो स्टेट बैंक की अपनी बैलेंस शीट पे हैं। ये नेवर हैपेंड बिफोर। तो बात ये है कि अगर आप वो सब कह रहे हैं 9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ जी, है। मैं अर्ज करता नहीं, आप मुझे अगर इजाजत देंगे, नहीं मैं क्लियर कर रहा हूँ कि 3 बिलियन इन्होंने जो इंस्टॉलमेंट देनी थी इनको नहीं देनी पड़ी कोरोना की वजह से। करीबन 2.25 बिलियन इनको कोरोना के नाम पे सॉफ्ट लोन मिला, और ये अभी भी कहते हैं कि वैक्सीन जो है वो उसके पैसे कौम और अवाम दे। बात यह है कि आई कैन काउंट यू दी 3 बिलियन प्लस 3 बिलियन प्लस 10 बिलियन निकाल दें तो आप स्टेट बैंक के रिजर्व असल देखे क्या है, मच बिलो दैट वेयर वी वर।
तो ये तो कोई अगली बात बताएं कि हम आदर सब क्या क्लेम कर रहे हैं। यूरो बॉन्ड के ऊपर जो रिस्पांस आया ये भी काफी इंकरेजिंग है। $2.5 अरब जो है ये भी जो है ना काफी अच्छा रिस्पांस आया यूरो बॉन्ड का भी। आपने आपने मतीउल्लाह जान साहब, आपने इसको कंपेयर किया कि हमाद अजहर साहब ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं अब मुझे इजाजत है जी। जी जी जी। हाँ जी, आप इसको देखें कि कितने टाइम ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ये दैट इज दो चीजें देखनी होती है बॉन्ड बॉन्ड इशू में, इंटरनेशनल बॉन्ड इशू में, कितने टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है जो आपने मांगा है। और दूसरा यह है कि आपकी, अगर आपका 5 साल का बॉन्ड है, 10 साल का बॉन्ड है, तो आपने यूएस 5 साल के बॉन्ड के 5 साल कंपेयर करने को उसके रेट से आप कितना ज्यादा दे रहे हैं। ये चूंकि 10 साल का बॉन्ड है तो उसको आप बात कंपेयर करें तो यूएस 10 साल का आप उसको सॉवरेन बॉन्ड से कंपेयर करेंगे। नंबर एक ये कि ये करीबन दुगना 2 गुना हुआ है पूरे साल में। दिस इज द लोएस्ट ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी बॉन्ड ऑफ एनी कंट्री। आपको मैं पूरी लिस्ट भेज सकता हूं कि सारे जितने पिछले 12-15 इशू हुए हैं अब तक, वो सारे के सारे पाकिस्तान से बेहतर सब्सक्रिप्शन आई है। चले, इनको शुक्र है को सब्सक्रिप्शन आ गई। दूसरा, हमारा बॉन्ड जो ये बहुत क्रिटिसाइज करते थे, स्टॉक मार्केट टर्मोइल में थी, और उस वक्त जिस दिन वो इशू हुआ था, दी चॉइस वाज कि हम बंद कर दें या हम फिर भी करें। वो था $500 मिलियन। और उसका जो था वो 10 साल का यूएस ट्रेजरी बिल का जो था वो 5.5% अबव था। यूएस 10 साल का ट्रेजरी बिल का रेट इनका 5.6% अबव है। तो मुझे ये कोई ना बताया कि बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। हमने 500 मिलियन का जो बॉन्ड दिया तो हमें 7 बिलियन 14 टाइम्स। दैट इज दी समथिंग टू सेलिब्रेट। ये डबल है तो लोएस्ट है। जितनी इश्यूज हुई हैं पिछली 12-15 इश्यूज मास हुआ है। आजकल जो पूरी दुनिया के हालात हैं और खासकर पाकिस्तान के जो हालात, पूरी दुनिया पैसे लगाने के लिए इतने उन हालात के साथ कंपेयर किया जाए जब कोरोना भी नहीं था और पूरी मुल्क की दुनिया की मईशत भी इस तरह, दुनिया को जिनके पास फंड्स हैं, मतीउल्लाह जान साहब, वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पर उन्होंने रखे हुए हैं। इट इज अ बोनेंजा फॉर देम। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जो बॉन्ड पैसे उठा रहा है, ये कई मुल्कों ने उठाया। रिस्पांस नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा आना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत इस वक्त तबाही हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो भारत के साथ अब इन्होंने चीनी और कह रहे हैं कि कॉटन की भी दरामद की हम इजाजत देंगे, तो आपको तो खुश होना चाहिए, पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो आप मुस्लिम लीग नून का इस पर क्या मौका? हाँ, पहले जी ये मेरी बात सुने मतीउल्लाह जान, पता नहीं आप खुद देखें मतीउल्लाह जान साहब, कि आप पहले इस मुल्क में 10 लाख आंखें बंद करके 10 लाख चीनी की आप इजाजत देते हैं जी एक्सपोर्ट करें। उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती कि मुल्क में एक्सपोर्टेबल सरप्लस है। मैं भी एक ईसीसी चलाता रहा हूँ एज फाइनेंस मिनिस्टर। हम उसको 100% चेक करके अवेलेबल जो सरप्लस होता था, फिर उसको भी 5-4 किस्तों में देते थे, मुल्क में कमी ना हो। हम जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको हम कंडीशन लगाते थे कि अगर मुल्क में डोमेस्टिक प्राइस ऊपर गई तो हम आपकी एक्सपोर्ट परमिशन कैंसिल कर देंगे। ये पाकिस्तान में कोई नई मिलें नहीं लगी 2.5 साल में। ये वही मिले हैं, चाहे वो पीटीआई के लोगों की हों, पीपीपी की हों या पीएमएलएन की हों। लेकिन हमारे जमाने में आप हमें क्रेडिट दें कि हमने 50 से 52-3 रुपीज से ऊपर प्राइस नहीं जाने दी डोमेस्टिक। और इन्होंने उस प्राइस को, जब परमिशन देते तो 60 होती है, जब प्राइस बढ़ने लगती है 70 होती है, जब कमेटी बनाते तो 80 होती है, जब रिपोर्ट आती है तो 100 होती है, और जब फिर वो कहते हैं हमको एक्शन लेंगे तो 120 हो जाती है। नाउ दिस इज वेयर द माफिया इन द गवर्नमेंट अंडर द विंग्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाजी, ये वो एक ग्रुप है जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम से, वो कहते थे ना मैं आवाम से 8,000 रुपया इकट्ठे करूंगा। ये क्या हिसाबदार ने कुछ, मैं अब मेरी तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी की है, रिपोर्ट भी सामने आ गई है, कार्रवाई भी मेरी सुन ले। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, ये फरमा रहे थे ना, इन्होंने कहा था कि ये जी पीएमएलएन साखदार ने कोई डबल करके क्या कर दिया, 3,850 अरब पे ले गया। मैं एक साल में 8,000 अरब पे लेके जाऊंगा। अवाम से बाकी 8,000 अरब ले रहे हैं। टैक्स के रिकॉर्ड में 4,000 आ रहा है, चीनी के खाते में 300 अरब 325 चोरी हो रहा है, आटे के खाते में हमारे प्राइसेस कंपेयर 1,000 अरब वहां अवाम ज्यादा दे रही है, बिजली जो हम 1,000 की देते ये 2,200 अरब की दे रहे हैं। ये वो चीजें हैं जिससे ये वाकई अवाम तो 4,000 दे रही है, लेकिन टैक्सों में नहीं। जो माफिया इनके इर्द गिर्द जो 22 साल इनको फाइनेंस करता रहा है, उनको फाइनेंस करने के लिए ये अवाम की बेचारे, इसीलिए आज अवाम 2 वक्त की रोटी को मुहताज हो रहे हैं। हमारी पॉवर्टी लाइन पीक कर रही है, हमारी बेरोजगारी
का नंबर आसमान पे चला गया, दुगने से भी ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ये जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ ये जो भी चीनी की कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उनके खिलाफ भी तहकीकात तो जारी है, मगर उनके खिलाफ अब एक नया स्कैंडल भी आ गया है मनी लॉन्ड्रिंग का और बेनामी जायदादों का। तो तवज्जो जो है वो चीनी स्कैंडल से हट के अब एक ऐसे नए केस की तरफ चल गई है जिसके एविडेंस का भी कुछ पता नहीं है, पता नहीं उसका भी बाद में क्या होता है। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत संजीदा है ये चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में, और खासकर अब देखिए जी, हुकूमत हुकूमत बिल्कुल संजीदा नहीं है। ये इमरान न्याजी साहब की हुकूमत तक कवर कवर देती है उनको, जितने भी हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कि चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, आपका आईपीपी स्कैंडल, आप किसी स्कैंडल को पकड़ लें, आपको किसी जगह पे जो देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो इनके विंग्स में कोई नजर आएगा कि उधर से ये सारी खराबी हो रही है। आपने दवाइयों की कीमत 300 से 400% बढ़ा दी है। आपको आई एम श्योर यू वुड नो कि जो 0 से 50 यूनिट तक कंज्यूमर है पाकिस्तान का, वो उसके हमने 2 रुपए से यूनिट कभी नहीं बढ़ाया। इन्होंने उसको 7 रुपए 55 पैसे यूनिट पे ले गए हैं। जो 0 से 100 यूनिट्स वाले थे, वो हम करीबन 5 रुपए 70 पैसे लेते थे, इन्होंने 11.5 रुपए पे ले गए हैं। मतीउल्लाह जान साहब, दे कांट अफोर्ड। ये दो anyway, स्लैब आपने पाकिस्तान आपने मेरे की। सवाल का जवाब नहीं दिया। इंडिया के साथ जो जी ये तजारती राब्ते हो रहे हैं, हाँ जी, मैं अर्ज करता हूँ। असल में मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। आपने 10 लाख जो चीनी की एक्सपोर्ट की, उसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई का तूफान चीनी का आया। आज भी 110 और 120 रुपए फी किलो बिक रही है। ये कैसे वापस लाएंगे, मुझे मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अब वही 5 लाख टन चीनी ये बड़े, यानी एक प्राइड के साथ अनाउंस कर रहे हैं कि हम इंडिया से मंगवा रहे हैं। अब वो कोई वक्त होता था कि आप इंडिया का नाम ले लें तो पॉलिटिशियन के खिलाफ एक तूफान खड़ा हो जाता था, एक खास तबके का और एक खास ग्रुप का। वो किधर है वो? अब वो हम कहते हैं कि जी हमें अपने वी नीड टू सोर्ट आउट अवर हाउस। तो हाउस इन मियां ऑर्डर। नवाज शरीफ क्या कहता था? हाउस इन ऑर्डर। तो मियां नवाज शरीफ क्या कहते थे? डॉन लीग क्या बनी थी? ही सेड कि वी आर गेटिंग आइसोलेटेड, वी नीड टू पुट अवर हाउस इन ऑर्डर। अभी खुदा के लिए अब कौम से माफी तो मांग लें कि जी हमने गलत किया, डॉन लीग हमने गलत की, पनामा लीग हमने फोटो कॉपियों पे काम भेज दिया को। मैं कहता हूँ कि जो मुल्क की जो तबाही हो चुकी है उसका कौन जिम्मेदार है? मतीउल्लाह जान साहब, $100 अरब का नुकसान ये हुकूमत कर चुकी है। आई कैन काउंट 3 थिंग्स। $51 बिलियन की पाकिस्तान की जीडीपी का नुकसान हो चुका है। $315 बिलियन से इट इज डाउन टू $264 बिलियन, ऑफिशियल फिगर है। $20 से 25 बिलियन डिवेल्यूएशन जो इन्होंने अपना शौक किया, पूरा किया। एक्सपोर्ट ऊपर लेके जाएंगे, एक्सपोर्ट भी नीचे है। अब नहीं बढ़ सकी, जो हमने जहां छोड़ी थी उतनी भी नहीं है, और हमने वो नुकसान कर लिया। दूसरे जो अच्छा इनके डॉक्टर नुकसान साहब ये हैं देखिए, एसओई डॉक्टर के। साहब एक सेकंड, कौम की तबाही के ऊपर सिर्फ मौजूदा हुक्मरानों ने माफी मांगनी है या आपकी भी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए? हम तो अल्लाह के फल से नहीं, अगर कोई गलती की तो नहीं, माफी ये जो मांगने के लिए मौजूदा तैयार है। तबाही है, ये जो मौजूदा हालात हाँ है, जी। क्या इसके आप जी लोग जिम्मेदार नहीं है बतौर अपोजिशन? बिल्कुल नहीं है, जब आप बिल्कुल जब नहीं आप है, जब आप आर्मी चीफ की बिल्कुल मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कानून को वोट देते हैं, तो क्या वो आपकी गलती नहीं थी? नहीं। वो क्या उस पर मुआशी, आपको उसका माफी नहीं मुआशी मांगनी नुकसान चाहिए? हो गया। एक सेकंड ना, लेट्स नॉट प्ले पॉलिटिक्स। उसका मुआशी नुकसान हो गया पाकिस्तान को, उसकी वजह से मईशत डूब गई है। वो अकेला इशू है। वी कैन डिस्कस एंड टॉक, वी कैन डिस्कस एंड टॉक। ये बताया गया कि रीजनल सिक्योरिटी रिक्वायर्स दिस थिंग। अगर पीएमएलएन ने उस वक्त वोट दे दिया तो यू कांट पुट द ब्लेम ऑन पीएमएलएन को। उसकी वजह इकोनॉमी बैठ गई है, उसकी वजह बेरोजगारी आ गई है, खाकान अब्बासी उसकी वजह साहब से ने कहा पाकिस्तान के कि कर्जे बढ़ गए। शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि वो हमारी एक गलती थी जो एक्सटेंशन को वोट दी। तो फिर पार्टी की लाइन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने दे दी है। पार्टी की लाइन अगर आपने दे दी है, मैं ये कह रहा हूं कि हम प्लीज लेट्स नॉट तो क्या पार्टी इंटरमिंगल को दी इस पर इश्यूज। माफी मांगनी चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि हमने अपने अंडर द सर्कमस्टांसेस अपना फैसला जो किया था वो ठीक था, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमें मौका मिला, आई प्रपोज इट शुड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि वहां लिखा जाए कि ये एक्सटेंशन नहीं होगी, ये एक टर्म मिलेगी सबको। और अच्छा ये मैं डॉक्टर, आपको सिर्फ चलें इसलिए नहीं वापस कह वापस इसलिए। आपके सब्जेक्ट पे जी आते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स आपका सब्जेक्ट नहीं है। ये जी टारगेटेड सब्सिडीज की अब बात हो रही है, और खासकर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की बात हुई है। गुर्बत क्योंकि इतनी बढ़ गई है, हमाद अजहर साहब कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की सेल्स जो है 10 अरब से 100 अरब रुपए तक पहुंची है, और ये तो बड़ी एक मुस्बत पेशरफ्त है। तो आपको क्या लगता है नेट रिजल्ट यूटिलिटी क्या है? स्टोर की, यूटिलिटी मतीउल्लाह स्टोर जान में साहब, गरीब लोग जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुर्बत बढ़ रही है और लोग जो है आप यूटिलिटी स्टोर के बाद लाने लगाने पे मजबूर हो गए हैं।
₹2 की नहीं रियायत और 5% रियायत के पीछे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यूटिलिटी स्टोर का जो रिजल्ट्स हैं, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस का देखे ना कि वो क्या कर रही है। क्या वो 10 अरब के ऊपर को कितना नुकसान कर रही थी या नफा कर रही थी। 100 अरब की अगर सेल्स हैं तो कितना नुकसान कर रही है, नफा कर रही है। और गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी उसमें दे रही है, अगर दे रही है, मुझे नहीं पता। तो ये दे शुड मेक द नंबर्स। टारगेटेड सब्सिडी की आप जो बात की जा रही है, तो क्या आप कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट देख रहे हैं सब्सिडीज के हवाले से जो आवाम के लिए ये थी? टारगेटेड सब्सिडीज ये करेंगे जी, ये कोशिश करेंगे, और उसमें भी फिर इनके फ्री मार्केट इकोनॉमी के असूलों पे नहीं चलता, और वो ये करेंगे को दो चार आइटम्स पे। मेरा इट्स अ गेस वर्क, ही शुड आंसर के क्या करना चाहते हैं टारगेटेड सब्सिडी। ये आटे पे, या ये चीनी पे, या ये एक आध और आइटम पे ये देना चाहते होंगे। आई एम जस्ट डूइंग लाउड थिंकिंग। अगर ये वो देते हैं तो फिर जो माजी का एक्सपीरियंस है, जब ये देते, जो इन्होंने रमजान पैकेज दिया या जब भी सब्सिडाइज किया, तो वो बाद में खबरें आई कि तो वो तो जी कोई और ही होलसेलर वहां आगे वो ले जाते हैं, आवाम को नहीं मिलता। आई एम श्योर आपके लोगों ने, आपके साथियों ने टीवी पे प्रोग्राम किए, लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, लोग लाइनें लंबी कई कई मील लगी हुई हैं, लेकिन ना चीनी मिल रही है ना आटा मिल रहा है सब्सिडाइज रेट पे। तो अगर ये टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है, क्योंकि अगर अवाम इतनी बुरी हालत में है तो इनको इनको तो सबसे पहले फ्री कोरोना वैक्सीन देनी चाहिए। अगर वो उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप जिंदा रहें। तो जिस तरह वो पीक कर रहा है कि 9% की कहते हैं परसेंटेज चली गई है, लाहौर में 17% का कोविड का इश्यू चला गया है, तो हमें उसके लिए, और उसके लिए इनको सॉफ्ट लोन्स मिले हैं जो इन्होंने 20-20 25-25 साल में बड़ी मामूली यानी इंटरेस्ट रेट के ऊपर इनको मिले हैं कोरोना की वजह से, वो भी इस्तेमाल नहीं हुए आवाम के लिए। तो बात यह, अगर सब्सिडी दे रहे हैं तो ठीक है, वी वेलकम इट, क्योंकि अगर गरीब आवाम को मिले, दे शुड मेक श्योर कि ये ट्रांसपेरेंटली ये गरीब आवाम तक पहुंचे। ये ना हो कि वहां से 80% 70% को होलसेलर निकाल के ले जाएं और फिर जाके वही चीनी जो 80 रुपए या बेचे, वो बाद में जाके 110 की बिक्री हो, जैसे आगे ये हुआ है इनकी अच्छा सब्सिडी। डॉक्टर साहब, शौकत तरीन साहब का नाम आ रहा है बतौर जी मशीर खजाना का। तो एक वफाकी जी जी। वज़ीर खजाना जो कि एक मुंतखब नुमाइंदा है, वो कह भी रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं तो मुंतखब वज़ीर खजाना हूँ। वो शायद हफीज शाह शेख साहब का इशारा कर रहे थे कि वो तो मुंतखब भी नहीं थे। तो आप समझते हैं कि हफीज शेख साहब के जाने की वजह उनकी नाकस का कर दी थी, और उसकी जगह आप शौकत तरीन साहब आके कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मतीउल्लाह जान साहब, आपको इमरान न्याजी साहब के अपने यानी पर्सपेक्टिव में उनको मेजर करना चाहिए कि वो कैसी कारकर्दगी थी। वो पहले कहते रहे हैं कि जी सब जितनी महंगाई है पिछली हुकूमत पे डाल रहे थे वो, कि वो वजह है। उसके बाद उन्होंने उनको कहा कि ये बहुत अच्छे वजीर खजाना है। पहले वो जब 2011 में उनको बहुत बुरा भला कहा, जब वो पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना थे। फिर जब उनको सेनेटर खड़ा किया, उनके लिए वोट मांगते रहे। फिर उन्होंने उनको कहा कि जी ये महंगाई जो है वो अब कम हो रही है। ये सारे उन्हीं के बयान है। और अभी उन्होंने कह दिया जी कि उनको इसलिए निकालें कि ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। मैं अब कौन सी 6 स्टेटमेंट में से किसको समझूं कि उनकी यानी बेस स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसपे मैं रिएक्ट करूं। तो ये तो आप फैसला करें, या उनको कोई एडवाइस करें कि खुदा के लिए एक को जिंदगी में एक को किसी चीज पे स्टैंड तो ले लें। कोई एक स्टैंड को अनचेंज छोड़ दें, तो वो तो हर नाउ एंड देन ऑफ एंड ऑन अपनी चीजें बदलते रहते हैं आपका जी। आपका अपना तजर्बा क्या कहता है, किस वजह से हफीज शेख साहब को हटाया गया? देखिए, हफीज शेख साहब जो 2013 में छोड़ के गए थे मुल्क को, आपको पता है, मुझे भी पता है। जब पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबल डिक्लेयर हुआ था, तो उसमें मुस्लिम लीग नून का कोई लेना देना नहीं था, हफीज शेख साहब थे। और 4-5 हफ्ते के लिए आखिरी सलीम मांडवी वाला साहब आए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं जरा पहले ही चला जाऊं मुल्क से, क्योंकि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। मुझे भी उन्होंने उस वक्त कोशिश की, हमने कहा जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो बात यह है कि अब हम एक दफा नहीं, मुशर्रफ साहब के हफीज शेख साहब को आप कंपेयर कर लें अपना जरदारी साहब के हफीज शेख साहब से। जरदारी साहब के हफीज शेख साहब को, जिसको इमरान नाई साहब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे ओपन मीनारे पाकिस्तान के नीचे, और उनको कंपेयर कर ले फिर इमरान न्याजी साहब के हफीज साहब से। आई कांट, एक प्रोफेशनल है, कहते हैं ना, मरे और गिरे हुए पे नहीं कुछ कहना चाहिए। तो मैं उस पॉलिसी का फॉलोअर हूँ। क्या वो बेचारा गिर शौकत चुका है, तरीन लेकिन साहब को आप समझते हैं कि वो मामलात को संभाल पाएंगे? ये तो शौकत तरीन साहब जाने और अपना इमरान न्याजी साहब जाने। वो हमारे साथ भी हमारी कंसल्टेटिव प्रोसेस में थे 20 तरह के अपना इलेक्शन जीतने के बाद, जो हमारी 3 हफ्ते 4 हफ्ते कंसल्टेटिव वो हर रोज होते थे। तो वो अगर समझते हैं कि वो उनको अभी भी वो उनके थिंक टैंक में है, मेरा ख्याल है एज ए मेंबर, तो अगर शौकत तरीन साहब को
देखिए बात यह है डिलीवर की, डिलीवरी करनी आपने। शौकत तरीन साहब छोड़ के चले गए थे 1.5 पौने 2 साल के बाद। मैंने उनको उसको कहा था आपको नहीं छोड़ना चाहिए, यू शुड फेस द चैलेंज एंड फाइट फॉर इट। तो उनकी अपनी मर्जी है, अगर नाउ इफ ही फील्स कंफर्टेबल, ये लाने वाले और आने वाले अगर मियाँ बीबी राजी तो की करेगा काजी, हम पंजाबी में कहते हैं। तो अगर वो लाना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं तो ठीक है, कौम को आप डिलीवर करें विच एवर वे। दिस मतलब गवर्नमेंट हैज कौन फेल्ड। जवाब दे सर, कौन को जवाब दे? वजीर खजाना होता है, मुशीर खजाना होता है, या वजीर आजम होता है? कौन ज्यादा जवाब दे होता है कौन को? देखिए यू कैबिनेट इन टोटलिटी, आप तो सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं जी कि कैबिनेट इन टोटलिटी इज रिस्पॉन्सिबल। नया वो मेरा ख्याल है उसमें अल्ट्रस्ट जो था, अलमुस्तफा अल्ट्रस्ट, उसमें फैसला आ चुका है अभी तो ये भी इन्होंने। आप लोगों की काबीना के लिए दिया गया था फैसला। जी जी, वो तो आपके दोस्त है ना जी, मेरे भी दोस्त है, आपके भी दोस्त है, ऐसे फैसले सारे हमारे पूरे लिए तुम आए हुए हैं दोस्त माशाल्लाह। जिसके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अच्छा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो काबीना कोलेक्टिवली जिम्मेदार है। और देखें क्योंकि जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज है, अब फाइनेंस मिनिस्टर कोई ऑन इज ओन तो कोई चीज नहीं इंप्लीमेंट कर रहा, टेक्स अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट और उसके बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल होता है। अब उसको मात है इम्प्लीमेंटेशन की। और पाकिस्तान के बारे में कुछ अदारे कहते हैं कि पाकिस्तान हैज 3 प्रॉब्लम्स, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन। ये एक बड़ी मशहूर एक दावत पे इन 90s में एक फॉरेन डिग्निटरी ने ये कहा था प्राइम मिनिस्टर के बैंक्वेट पे। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम अपना, इन्होंने तो अपनी कोई तैयारी नहीं की, खुद कहते हैं जी हमने 3 महीने में सीखा और 1 साल में सीखा, टीवी में पता चला 10,000 रुपए डॉलर गया। जिस मुल्क के वजीर आजम का ये हाल हो और जिस मुल्क में वजीर खजाना जो अब जो हालात पे ले आए हैं, बस अल्लाह ही हमारी हिफाजत फरमाए और इंशाल्लाह फरमाएंगे, मेरा ईमान है अच्छा अच्छा, फरमाएंगे। डार साहब आखिरी सवाल ये बता दें कि जी। क्योंकि आप वजीर खजाना भी रहे, तो पाकिस्तान में जो बिजनेस है या जो ईज ऑफ बिजनेस जिसको हम कहते हैं, या इन्वेस्टमेंट जो होती है, तो क्या उनको फेयर एंड ओपन मार्केट कंपटीशन की जो फिजा हुकूमत जिसका वादा करती है, क्या उसमें रकावट रियासत खुद जब कारोबारी मामलात करना शुरू हो जाती है, रियासती इदारे, तो ये कितना बड़ी डिस्टॉर्शन है हमारे ओपन मार्केट कंपटीशन में, जो रियासती इदारे कारोबारी जो है सरगर्मियां शुरू कर देते हैं, जिसमें चाहे वो हाउसिंग सोसाइटीज का कारोबार है जिसमें सरकारी इदारे मुलव्वस हो चुके हैं, चाहे वो बिजनेस एम्पायर हैं जो अब सरकार के इदारे खुद उसमें मुलव्वस हैं, और खासकर हम देख रहे हैं कि हमारी जो आर्म फोर्सेस के इदारे हैं वो भी, उनकी भी कारोबारी सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो ये कितनी बड़ी डिस्टॉर्शन है। देखिए स्टेट के अदारे अगर अपने अपने बिजनेस में रहे तो बेहतर है। और अगर स्टेट के अदारे बिजनेस अगर करते हैं तो एज लॉन्ग एज दे डू नॉट एंजॉय एनी स्पेशल प्रिविलेजेस और स्पेशल कंसेशन और स्पेशल एग्जम्पशंस, देन दे आर कंपीटिंग अकॉर्डिंग टू द ओपन मार्केट क्या वो इकोनॉमी। एंजॉय और कर रहे हैं बेहतर है। पाकिस्तान में या नहीं, डार साहब? नहीं देखिए मतीला जान साहब, अगर आप इसमें मुझे स्पेसिफिक कुछ सवाल नामा दे दें तो मैं आपको उसके, तो मेरे पास चीजें नहीं है, बट देयर मस्ट बी ऑब्वियसली। अगर आप एक चीज लेने जाते हैं, मैं अब आपको मिसाल दे रहा हूँ, यू गो टू इनकॉर्पोरेट कंपनी एज ए कॉमन सिटीजन या एज ए फॉरेन इन्वेस्टर इन पाकिस्तान, जितना टाइम आपको लगेगा उन अदारे के लोग जो है वो बैठे बैठे 24 घंटे में जाके वही चीज करवा लेंगे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इक्वल स्टेज पे नहीं होगा। तो इट अप्लाइज टू डिफरेंट आपके जो कॉन्सेप्ट हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। मैंने आपको कहा कि हमने उसमें बेपनाह हमने इंप्रूवमेंट्स की उसमें। देयर वाज अ रिफॉर्म प्रोग्राम ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विच वी, और उसका 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 असर हुआ कि हमारी इंटरनेशनल रेटिंग इंप्रूव होती गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से। अभी 1.5-2 साल से तो हम हर चीज में नीचे जा रहे हैं, पासपोर्ट हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या और कोई चीज हो। तो मैं आपसे ये इत्तेफाक करता हूं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये जरूर होना चाहिए कि किसी को कोई स्पेशल एग्जम्पशन या कोई स्पेशल परमिशन एज कंपेयर टू प्राइवेट इंडिविजुअल, इन केस अगर कोई स्टेट इंस्टीट्यूशन उस कारोबार में है तो ये नहीं होना चाहिए, वरना तो compete ही नहीं कर सकते। और मैंने आपको मिसाल दी है, जो हम जितने हमारे एक्टिव और जो उनके मेजर जो बिजनेसेस थे, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर देख लें, हम उसके ऊपर एक और उन अदारों के जो ये ऐसे जो सेटअप थे फर्टिलाइजर के हवाले से, तो हमारी कोशिश थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, क्योंकि उसके अलावा तो आप फिर प्राइवेट सेक्टर का गला घोंट देंगे, वो तो फिर बिजनेस में रह ही नहीं सकते, दे कांट कम्पीट। तो ये हमारी तो पूरी फोकस कि इस वजह से मोनोपोलीज और कार्टेलाइजेशन भी हो रही है?
नहीं, मैं देखें जी, उसके लिए तो आपका फिर आपने सेटअप है, कंपटीशन जो अथॉरिटी है उसका तो यही कॉर्पोरेट ये बिजनेस है कि दे शुड मेक श्योर कि किसी जगह लेकिन उस पे। पे तो स्टे हो गया था, उसके अख्तियारात के ऊपर, उसकी जुरिस्डिक्शन के ऊपर इतने अरसा, जो मौजूदा हुकूमत कहती है कि उसने वैकेट करवाया है मौजूदा अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद की कोशिशों से। नहीं देखे स्टे हुआ, देखे अभी फिर अब यू कमिंग टू अ स्पेसिफिक केस कि जो स्टे हुआ है, मुझे नहीं पता कि स्टे का बेसिस क्या है कि उसके कंपटीशन लेकिन जो टोटली गैर फाल रहा ना आपके दौर में भी। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने कभी नहीं सुना बड़े कार्टल्स पे उन्होंने हाथ डाला हो या कोई एक्टिविटी की हो, बस वो। मुझे आप मतीउल्लाह जान साहब कोई आइटम असेंशियल कमोडिटीज में गिनवा दें कि 5 साल में 4% से ज्यादा बढ़ा हो, तो उसमें कंपटीशन कमीशन कहां से जरूरत पड़ जाएगी? कंपटीशन कमीशन की जरूरत पड़ेगी जब 300-400% दवाइयों में इजाफा होगा। कंपटीशन कमीशन की जरूरत पड़ेगी जब 100% आटे में कीमत बढ़ेगी। कंपटीशन कमीशन की जरूरत पड़ेगी जब 100% चीनी की कीमत बढ़ेगी। कंपटीशन कमीशन की जरूरत पड़ेगी जब जो अपना बिजली के रेट जो है वो 150% बढ़ेंगे। तो हमारे डॉक्टर जमाने साहब, में तो ऐसी कोई चीज नहीं हुई। ये सिमट और खाद के और बहुत से दूसरे शोबों में आपके दौर में ये मामला नहीं आता रहा इतना ज्यादा ये हम गंभीर? वी नहीं, वी मैनेज इट, वी डिडंट लेट एनीबॉडी व्यूज। हम मुझे कोई केस बता दें कि फलां चीज में हमारे होते हुए व्यूज। देखिए, हमने दो दो प्रोएक्टिव हम दो फोरम को यूज करते थे। एक हम करते थे ईसीसी को, हम मंथली रिव्यू करते थे हर चीज जो असेंशियल है पाकिस्तान में वो किधर जा रही है। पाकिस्तान की 3 दर्जन मार्केट से उसकी क्या कीमतें हैं, इवन पिंडी इस्लामाबाद यूज टू बी कंपेयर्ड। ये सारी तफसील आवाम में नहीं जाती थी। देयर वाज अ नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी जिसका फाइनेंस मिनिस्टर हेड था। उसमें सूबों के फूड सेक्रेटरीज, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें फेडरल फूड एंड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री, वो सब लोग थे। वी यूज टू रिव्यू एवरीथिंग। ये वो चीजें जो अवाम, दैट वाज द रीजन कि फूड इन्फ्लेशन वी ब्रॉट डाउन टू 1%। दैट वाज द रीजन कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वी ब्रॉट टू 4%। तो हमारे हमारे जमाने में अगर होता तो फिर कंपटीशन कमीशन की भी जरूरत होती और और अल्लाह फिर तक हमें ये एक्शन भी लेने। आपके जमाने में कोरोना भी नहीं आया, तो ये भी एक मेरे ख्याल में एक बहुत ये बड़ा। कोरोना से पहले इकोनॉमी ग्राउंड हो चुकी थी मतीउल्ला जान साहब। प्लीज लेट्स बी वेरी क्लियर। इफ कोरोना वाज द कॉज आई वुड गिव देम ड्यू क्रेडिट। प्लीज बाइफरकेट योर नंबर्स एंड सी के पाकिस्तान वेयर डिड इट स्टैंड। पाकिस्तान 5.8% से नीचे 1.9 पे फाइनली हुआ। 3.3% एक सर कौम को बेवकूफ बनाया गलत बयानी करके। अल्टीमेट नंबर 1.9%। और कोरोना के आने से पहले विच वॉज मार्च 2020 इकोनॉमी हैड ऑलरेडी बीन ग्राउंडेड। कोरोना चलें की जी। वजह से तो ये बच गए हैं। नहीं, आपकी कोरोना की बात वजह से इनको काफी हद इंस्टॉलमेंट नहीं तक देनी आपकी पड़ रही। बात दुरुस्त है। कोरोना की वबा तो बहुत बाद में आई थी, एक साल बाद बल्कि ये जो भी सूरत हाल थी, और उससे पहले ही आसार नजर आ रहे थे उस तब्दीली के कि मार्च जैसे 2020 और जो तब्दीली अब एक तंज बन गई है, तना बन गई है, एक छेड़ बन गई है मौजूदा हुकूमत की। और अब शायद कोई अगले इलेक्शन में दोबारा तब्दीली का नारा लगा के इलेक्शन कभी नहीं लड़ेगा। एनीवे, इसाक डार साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, बहुत शुक्रिया आपका। एंड वी होप कि आप जो हैं अपना तजर्बा पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से इसी तरह इस्तेमाल करते रहें। बल्कि हमारी ख्वाहिश तो ये होगी कि आप पाकिस्तान में आकर अपनी खिदमात और अपने तजर्बात को जो है अवाम में पाकिस्तान के लिए पेश करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह। इतना ही।